यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी टर्म्स के फास्ट रिवीजन सेशन में जी आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 आपको जी पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो, उसको जी वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेशन में जी आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को टारगेट किया जा रहा है जो विगत वर्षों में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जी कई बार देखे गए हैं। उनके पैटर्न को, उनके स्टैंडर्ड को, उनके लेवल को फॉलो किया जा रहा है। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जी पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, इटली इज द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट, बैलेट, एपिक, लिरिक। बताइए, किस चीज का, सोनेट का कि बैलेट का कि एपिक की कि लिरिक का, किसका बर्थ प्लेस है जी इटली? नो डाउट आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोनेट। क्योंकि सोनेट इटली में ही जी ऑरिजिन हुआ। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे ताकि फटाफट हम लोग कंप्लीट कर सकें, कम समय में सारे प्रश्नों को जी समझ सकें। बताइए, द स्टोरी लाइन इज, स्टोरी लाइन इज, स्टोरी लाइन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोगों के लिए जी। देखिए, मैं आप लोगों को विजुअल फॉर्म में जी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, ये नए तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग एक दो वीडियो ऐसे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बताइए, द स्टोरी लाइन इज प्लॉट। स्टोरी लाइन क्या है? तो स्टोरी लाइन, नो डाउट ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड्री ब्रेटन इज एसोसिएटेड विद, एंड्री ब्रेटन किस चीज से एसोसिएट है? बताइए, एंड्री ब्रेटन का नाम किस चीज से जुड़ा हुआ है? सरियलिज्म, फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म, नॉन ऑफ दिस। डेफिनेटली एंड्री ब्रेटन का नाम सरियलिज्म से जुड़ा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंट्री ब्रेटन कहाँ से बिलोंग करती हैं? फ्रांस से, इंग्लिश सोसाइटी से, जर्मन है ये कि ये स्कॉटिश है? आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, टर्म फॉर प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रिलिमिनरी, ऑब्जर्वेशन, प्रिलूड और अ प्रियम्बल टू अ बुक और स्पीचेज क्या कहा जाता है जी? बताइए, प्रीफेस, फोरवर्ड, इंट्रोडक्शन की प्रोयम, इसको क्या कहा जाता है? सही जवाब आपका जी है प्रोयम। ओके, इसको आपको सही से पढ़ना है, समझना है जी। प्रीफेस ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका जी सही जवाब एग्जैक्ट जो होगा वो प्रोयम ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सिमिलर इन मीनिंग। बताइए, एक प्रकार की ये भी डिक्शनरी होती है जिनमें वर्ड्स को ग्रुप में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू सिमिलर इन मीनिंग। बताइए, इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। ग्लॉसरी, ओकैब, ट्रेजर, थिसारस, न्यूलिज्म। बताइए, इसका सही जवाब जी क्या है? थिसारस है। ठीक है ना? ओके, आप लोग जानते होंगे, लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है ना? समानार्थी शब्दों की जो सूची होती है जी, ठीक है ना? समानार्थी आप समझ रहे होंगे ना? समान अर्थ रखने वाले शब्दों की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है? ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आइए बताइए, एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी क्या होता है ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कहते हैं द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ लेटर्स। ओके, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ओके, द स्टडी ऑफ द origins एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एटिमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान, कि ये शब्द कहाँ से आए, कहाँ से आर्जिन हुए, कैसे ये डेवलप हुए। तो डेफिनेटली ये क्या है? शब्द उत्पत्ति विज्ञान है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए।
सिलेक्ट ओड वन, आपको इसमें ओड वन बताना है। इसमें 4 में से एक अलग है, बाकी 3 एक तरह के हैं। बताइए, जैसे कहा जा रहा है लव इज ब्लाइंड, अब आपको इसमें बताना है कि किसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो तीनों से अलग है। लव इज ब्लाइंड ये क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन है, डेफिनेटली जानते ही होंगे आप। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप ऑफ अ डाइंग पर्सन, ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ओके। द सन लेजली क्लाइंब द स्काई। ओके, तो द सन लेजली क्लाइंब, सन जो है बड़ी सुस्ती से, तो सुस्त होना, तेज होना, ठीक है ना, खुश होना, दुखी होना, ये सब मानवीय गुण हैं। और सन में भी जी मानवीय गुण दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आपका जी पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। ओके, पैथेटिक फैल्सी में आप कंफ्यूज ना होइएगा जी, इसको देखिए आप कहते हैं पारुल हैज एन अनप्लेजेंट मैरिज, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। और ये क्या है कि पारुल हैज एन अनप्लेजेंट मैरिज, तो ये क्या है जी? ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि मैरिज अनप्लेजेंट नहीं है, पारुल अनप्लेजेंट है, लेकिन इस जो ये एडजेक्टिव है अनप्लेजेंट, इसको पारुल के पास ना लगाकर ये मैरिज के साथ जी इसको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है आपका, ठीक है। एक आध दो क्लास आप लोग इसी तरह पढ़ लीजिए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। The Reformation begins in order to reform the abuses in the Roman. Okay, कहते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो अब्यूजेस अर्थात बुराइयों को रिफॉर्म करने के लिए इन द रोमन कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में जो अब्यूजेस थी, जो बुराइयां थी, जो इविल्स थी, उनमें रिफॉर्म करने के लिए, उनमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए जी शुरू हुआ था। आगे कह रहा है इट वॉज लेड बाई मार्टिन लूथर, ये मार्टिन लूथर के द्वारा जी शुरू किया गया था, अगुवाई किया था मार्टिन लूथर ने। इट टू प्लेस इन, ये कब घटित हुआ, ये कब हुआ बताइए? 16th सेंचुरी में कि 18th सेंचुरी में कि 15th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में? तो सही जवाब आपका है जी 16th सेंचुरी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आप जवाब दीजिए जी, सही आंसर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो बताइए द टर्म साइटोनिक स्कूल इज फर्स्ट यूज्ड बाय साउथी, साइटोनिक स्कूल को सबसे पहली बार जी साउथी ने यूज किया था, ये बात 100% करेक्ट है जी। ओके, चलिए, और इट वाज अ लॉडेटरी मूवमेंट, कहते इट वाज अ लॉडेटरी मूवमेंट, ये प्रशंसा करने के लिए टर्म रखा गया था, ठीक है ना। ओके, और बैरन मूर, सैले, हंट एंड अदर्स अर्ली 19th सेंचुरी पोएट वर टारगेटेड बाय साउथी, और द टर्म सैटानिक स्कूल इज अ सेंसोरियस, बताइए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सेंसोरियस आप जानते हो निंदात्मक, निंदा करने के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए, तो सही जवाब क्या है जी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये डेरोगेटरी सेंस था, डेरोगेटरी टर्म था जी, ये कोई लॉडेटरी टर्म नहीं था, प्रशंसा के लिए नहीं था, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? द सोनेट केम इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज वाया सर थॉमस यार्ड एंड अर्ल ऑफ सरी इन द 16th सेंचुरी, ये बात जी एकदम सही है। और पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, पेट्रार्कन जो सोनेट होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, और फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेव, पहला पार्ट जो होता है उसे ऑक्टेव कहा जाता है। स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन, जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है, ये भी बात जी बिल्कुल सही है। और सी डी ई और सी डी सी डी सी डी और राइमिंग, इसको आर करिएगा जी। ओके, कहते हैं इस राइमिंग ऑफ ऑक्टेव, ये ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम होती है। आगे पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज सेस्टेड, इट इज स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, तो बताइए इसमें कौन सी चीज जी इनकरेक्ट है? तो आपका इनकरेक्ट है जी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्टेव की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी और बी ए, और अगला भी यही होता है ए बी बी ए, समझ गए होंगे अब आप लोग, बताया है मैंने इसे, अब्बा अब्बा होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहते हैं कि हु एप्रिशिएटेड, एक मिनट थोड़ा टेक्निकल है, इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। हु एप्रिशिएटेड ट्रैगी कॉमेडी, किसने ट्रैगी कॉमेडी को एप्रिशिएट किया, सेइंग कह करके कि वी हैव इन्वेंटेड इंक्रीज्ड एंड perfected a more pleasant way of writing for the stage than was ever known to the ancient or moderns of any nations which is tragicomedy। ये कह के जी ट्रैगी कॉमेडी को कौन एप्रिशिएट किया, सिडनी, मिल्टन, एडिसन, ड्राइडन। सही सिलेक्ट कीजिए जी, किसने कहा है बताइए। तो नो डाउट प्रशंसा करने वाले, एप्रिशिएट करने वाले ड्राइडन महोदय थे। बाकी इन तीनों ने जी ट्रैगी कॉमेडी को क्रिटिसाइज किया है। मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट में जी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। एडिसन ने इसे मॉन्स्ट्रस इन्वेंशन कहा है। ये सब बात जी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए समय इसमें ज्यादा जाया नहीं करना चाहता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आइए, पढ़िए फटाफट जवाब दीजिए, अपने जवाब आप फटाफट देते रहिए जी। When the sentence remains unfinished, जब सेंटेंस अनफिनिश्ड रह जाते हैं, and the end is left to the imagination of the audience, this rhetorical device is called, ये भी मैं आप लोगों को जी पढ़ा चुका हूँ, इशोनेंस है, एपोशियोपेसिस है, एंटोनोमैसिया है, एसिन है। बताइए सही जवाब आपका है जी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एपोशियोपेसिस होता है, ठीक है ना। ओके, एंटोनोमैसिया तो होता है जब किसी प्रॉपर नाउन के लिए हम किसी दूसरे नाउन को जिला देते हैं, ठीक है ना। एसिन क्या होता है ना, जब हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। सही जवाब है, पढ़ाया जा चुका है पिछली बार, पिछली सीरीज में जी ये सब प्रश्न बन चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो, वो लोग वो सब देख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आइए, कहते हैं इज अ error of evaluating a text by its effect, it is a type of confusion between the poem and its result। okay, बताइए क्या होता है, अफेक्टिव फैल्सी होता है, कैल्यूजन होता है, कि कंफ्यूजन होता है, कि डाउट होता है। तो डेफिनेटली ये क्या होता है जी, अफेक्टिव फैल्सी होता है। बताइए इसको किसने क्वाइन किया था, विलियम विंसट ने इसे जी क्वाइन किया था, बता दिया है, विंसट जी ने इसे क्वाइन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को फिर से विजुअल फॉर्म में पढ़ाया जाएगा तो मेरे लिए लिखना सही होगा, आसान होगा। तो चलिए, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को जी चूज कीजिए। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, डीलिया जो एक सोनेट सीरीज है जी, इसको सैमुअल डैनियल ने लिखा था, बिल्कुल करेक्ट है ये। अमॉर्टी को स्पेंसर ने लिखा था, फिलिस को थॉमस लॉज ने लिखा था। लेकिन मॉडर्न लव की जो एक सोनेट सीरीज है, इसको माइकल ड्रेटन ने नहीं लिखा था, इसको जॉर्ज मेरिडिथ ने लिखा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए और फटाफट आप अपना जवाब दीजिए जी। ओके, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड और एलिमेंट ऑफ पिंडारी कोड। स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड जो हैं वो एलिमेंट हैं आप पिंडारी कोड के। इन स्ट्रोफे ग्रुप ऑफ डांसर, स्ट्रोफे में जो ग्रुप ऑफ डांसर होते हैं जी क्या करते हैं, मूव्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, दाएं से बाएं घूमते हैं। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ओड के जी ये सब सारी चीज समझा चुका हूँ, ठीक है ना। की फैक्ट्स ऑफ ओड के नाम से वीडियो है, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना देखा हो, ना पढ़ा हो, उसको जी जरूर पढ़ लें। उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कम समय में ओड के जितने भी इंपॉर्टेंट जी फैक्ट हैं, ओड से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको अच्छे से मगअप हो जाए, ठीक है ना। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, मेरी राय है कि आप उसे मिस ना करिएगा। मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जो लेफ्ट टू द राइट होता है, इज सिटिंग बिफोर द पल्पिट। ओके, क्या पल्पिट के सामने बैठ जाते हैं स्ट्रोफे में, स्टैंड्स इन क्रूसियल बिफोर द पल्पिट। ओके, सर्कल, ओके इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सर्कल घेरा। तो सही जवाब आपका है जी, मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जवाब दीजिए, पढ़िए फटाफट और बताइए। हु ऑरिजिनेटेड आइडिल, आइडिल को किसने जी, आइडिल एक प्रकार का देहाती गीत होता है, ठीक है ना, पेस्टोरल सॉन्ग होता है, किसने ऑरिजिन किया, थियोक्रिटस, एरिस्टोटल, वर्जिल, चौसर। तो नो डाउट वेरी इजी क्वेश्चन, सरफेस के क्वेश्चन है, लेकिन सरफेस के क्वेश्चन को भी आपको करते रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में उनकी वैल्यू भी जी सेम होती है, ठीक है ना। आगे भी ध्यान दीजिए, कोई भी प्रश्न दिमाग से सरकने ना पाए, कोई क्वेश्चन मिस ना होने पाए, यही कोशिश होनी चाहिए आपकी तरफ से जी। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, जवाब दीजिए। द ले ऑफ लॉस्ट मिनिस्ट्रल इज बैलेट कंपोज्ड बाई, द ले ऑफ द लॉस्ट मिनिस्ट्रल एक किसका है जी, बताइए। सर वाल्टर स्कॉट का है, कि कॉपर का है, कि विलियम मार्जिन का है।
कि टेंशन का है, बताइए आप लोग किसका है ये। ओके, तो ये डेफिनेटली ये किसकी है जी, ये सर वाल्टर स्कॉट का है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा जी ये मिनिस्ट्रल का मतलब क्या होता है जी। सिंगर होता है कि डांसर होता है कि म्यूजिशियन होता है, ठीक है ना, कि एक्टर होता है, बताइएगा आप लोग फटाफट। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। द बैलेट्स वर ऑरिजिनली मेंट फॉर, जो बैलेट शुरू में लिखे गए ये किस पर्पज के लिए जी लिखे गए थे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, तो एक्टिंग बिफोर एन ऑडियंस, सिंगिंग बाय अ सिंगल इज सिंगर ओनली, सिंगिंग बाय अ बैंड ऑफ सिंगर्स ओनली, क्या है सिंगिंग एंड डांसिंग बोथ, ये गाने और नाचने दोनों पर्पज को जी पूरा करता था, उसीलिए इसको डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। बैलेट्स एंड अदर पोएम्स इज अ वर्क ऑफ, किसका वर्क है जी बैलेट्स एंड अदर पोएम्स, बताइए आप लोग। टेंशन का है कि कीट्स का है कि कॉपर का है कि डीजी रोजौटी, तो नो डाउट जी ये टेंशन का है, बैलेट्स एंड अदर पोएम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो इस सीरीज का जी लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी पढ़िए और फटाफट इसका जवाब दीजिए जी। अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व्स एज अ कमेंट अपॉन और कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड इज नोन एज, बताइए क्या होता है। एक सेक्शन होती है जो स्पीच का एक भाग होता है, जो किसी किताब या किसी नाटक के अंत में जी दिया जाता है ना, जो उसके कंक्लूजन को देता है, उसका एक कंक्लूडिंग जो पॉइंट्स होता है, क्या होता है, मोनोलॉग होता है कि प्रीफेस होता है। प्रीफेस तो जी इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, पढ़ाया गया है, किसी किताब आदि का जी इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है ना। ओके, प्रोलॉग भी तो जी प्रस्तावना होता है, आप लोग जानते ही होंगे। मोनोलॉग तो एकल स्पीच होती है जी, एकल भाषण, पढ़े होंगे, मोनो एक होता है, तो इसका सही ऑप्शन जी क्या है, डी होता है। ये क्या होता है जी, जो अंत में दिया जाता है किसी किताब के किसी नाटक के अंत में उसका उपसंहार किया जाता है, तो एपिलॉग होता है, ठीक है ना। बताइए टेम्पेस्ट में एपिलॉग कौन बोलता है, आप लोग लिखिएगा, टेम्पेस्ट में एपिलॉग कौन बोलता है, प्रॉस्परस बोलता है कि मिरांडा बोलती है, फर्डिनैंड बोलता है कि एरियल बोलता है, बताइएगा। देखिए आज की टेस्ट सीरीज जी यहीं पे आप लोगों की समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।